हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? अच्छा, उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपको सबसे पहले जानना होगा कि पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता क्या है। यानी एक ऐसी फर्म जो दो या दो से अधिक लोगों द्वारा जो चलाई जा रही थी। इसके पहले इसके जो चैप्टर्स थे आप लोग पढ़ चुके हैं। एडमिशन था, रिटायरमेंट था, डेथ था। यानी हम किसी एक फर्म में किसी पार्टनर को लाते थे तब क्या करते थे, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तब क्या होता है, या किसी पार्टनर की अचानक डेथ हो जाती है तब क्या होता है। इसका मतलब हमारी फर्म अभी तक चलती जा रही है, लेकिन जो आपका ये 5th चैप्टर है वह आपको समझाएगा कि आपकी एक पार्टनरशिप एंड कब होती है। यानी पार्टनरशिप का एंड होना और पार्टनरशिप फर्म का एंड होना, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए निश्चित ही समझते हैं हम लोग बहुत ही सिंपलेस्ट वे में। सो लेट्स बिगिन। फटाफट हम देखेंगे मीनिंग क्या है। सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग क्या है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स दैट, यहाँ पे फर्म जरूर लिख दीजिएगा इस जगह पे, पार्टनरशिप फर्म मीन्स दैट द फर्म क्लोज डाउन इट्स बिजनेस। जो फर्म है वह अपना बिजनेस को बिल्कुल से बंद करने जा रही है। एंड कम टू एन एंड, वह और अंतिम स्थिति जो होती है किसी फर्म की, वो यानी बंद होना। यानी उसको सामान बेचे जाएंगे, जो उसका पैसा होगा वो चुकाया जाएगा। यही एक अंतिम यानी लास्ट मतलब कह सकते पोजीशन होती है किसी फर्म की। और इस कंडीशन में जो भी फर्म के एसेट्स होते हैं, द एसेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड, जो भी होंगे उनको बेचे जाएंगे। एंड लायबिलिटीज जो होंगी उनको पे ऑफ किया जाएगा। यानी लायबिलिटीज किसकी, यानी जो फर्म की लायबिलिटीज होती है, यानी आउटसाइड ऑफ द फर्म की। चलिए सर, तो बोलते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। हमने कहा ये कंडीशन हो पाती है कि जब हो सकता है किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंसी होने के कारण, या फर्म दिवालिया हो जाती है, या कोई घाटा बहुत ज़्यादा घाटा लग जाता है, या पार्टनर्स उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी पार्टनर्स आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके अंडर सेक्शन, यानी अब इसको कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो इसके सारे सेक्शन जो है वो अंडर सेक्शन 40 से लेकर के 41 से लेकर के 43 या 44 सेक्शंस हैं इसमें। जिसमें आपको समझाया जाता है कि जो इसके कानून है, क्या क्या कारण है। एक्चुअल में क्या है, ये आपका पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब नहीं है, लेकिन आपको जब डिसोल्यूशन का अंडर सेक्शन पूछा जाए तो लगभग 40 से लेकर 44 के बीच में ही सारे अंडर सेक्शन में पाए जाते हैं। लेकिन आपको इसमें ज़्यादा उतना कुछ याद करने की आवश्यकता है नहीं। चलिए, आपको दो पार्ट यहाँ पे जो पार्ट्स हैं, दो डेफिनेशन है, जो दो वर्ड हैं, आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो फटाफट चलते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दोनों में अंतर क्या है। पहले तो आप समझिए दोनों वर्ड में अंतर क्या है। यहाँ पे जो लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ओनली पार्टनरशिप का मतलब चेंज होने का मतलब है, सपोज ABC 3 पार्टनर थे, ठीक है। अब हो सकता है कि डिसोल्यूशन ऑफ सिर्फ पार्टनरशिप में क्या होगा कि एक पार्टनर जा रहा होगा, C गायब हो गया, B भी गायब हो गया, और यहाँ पे D और E आ गए। इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ फर्म बंद नहीं हुई है, ओनली ऑल पार्टनर्स चेंज हुए हैं, या उनकी पार्टनरशिप के जो ट्रीटमेंट थे या एडजस्टमेंट थे वो चेंज हो गए हैं, कंडीशंस चेंज हो गई हैं, बट अपना बिजनेस वो कंटिन्यू है इस कंडीशन में। लेकिन बात करें यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ पूरी फर्म ही चेंज हो जाती है। यानी अब वह फर्म उस व्यवसाय को नहीं करेगी और वह एकदम एंड पे आ गई। तो सर इसके डेफिनेशंस क्या हैं, इसके क्या अंतर, ऐसे हम समझ में थोड़ा सा कम आता है। तो हमने कहा कि आप लोग फटाफट इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के साथ ही आपने सबसे पहले मीनिंग समझनी है। तो हमने कहा, इसकी मीनिंग लिखी हमने कि इट्स रिफर्स टू चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स। जो भी पार्टनर्स के बीच के एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स होते हैं उसके बीच में चेंज होता है। यानी बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में जो भी टर्म एंड कंडीशन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, या कैपिटल कितना लगाना है, कौन पार्टनर कितना कैपिटल देगा, इन सब चीज़ों की चेंजमेंट होती है। इस कारण से इसको बनाया जाता है। और इसमें बिजनेस जो है वो आपका कंटिन्यू रहेगा, बिजनेस आपका बंद नहीं होगा। बट अगर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म में बात करें तो यहाँ पे क्लोजर ऑफ द फर्म, सीधे फर्म ही बंद होगी, कोई पार्टनर का रेशियो नहीं। पार्टनर आप समझो, पार्टनर एक तरफ है, उनको उनका पैसा जो बचेगा लास्ट में, पहले हम लोग देखेंगे। क्या इसके नोट्स भी हमने आपको इंपॉर्टेंट नोट्स भी लिखाए हुए हैं, फटाफट आपको चलना है। इसमें अगर बात करें कि कंटिन्यू बिजनेस में, तो फर्म कंटिन्यू इट्स बिजनेस। आपका अगर पार्टनरशिप का डिसॉल्व हुआ है तो आपका जो है तो बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। बट अगर फर्म का डिसॉल्व हो गई है तो बिजनेस ऑफ द फर्म कम टू एन एंड,
अंतिम स्तर पर पहुंच जाएगा, नहीं लास्ट में बंद क्लोज हो जाएगा फर्म। फिर रिलेशन टू पार्टनर, पार्टनर का इसमें रिलेशन क्या होता है, हमने कहा इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स चेंज। इकोनॉमिक रिलेशन का मतलब है कि पार्टनर का जो एग्रीमेंट था वो चेंज होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स कम टू एन एंड। इसमें क्या होता है, सारे रिलेशन खत्म होने को होते हैं, इसमें मात्र चेंज होता है। हो सकता है कि पार्टनर भी चेंज ना हुए, बस उनके रेशियो चेंज हो गए हों, उनकी कंडीशन चेंज हो गई हों, लेकिन यहाँ पे क्या है, सीधे सीधे उनके पार्टनर्स की जो रिलेशन है वो सारे सारे खत्म होने को है। अब ए का मन जो होगा वो करेगा, बी का मन होगा वो अपने मन का करेगा, कोई यहाँ पे इनका म्यूचुअल एग्रीमेंट्स नहीं चलेंगे, यानी अगर फर्म अगर आपकी डिसॉल्व हो रही है तब। बात करते हैं इनकी बुक में क्या इफेक्ट आता है। अगर ये सिर्फ पार्टनरशिप में चेंज होता है तो बुक में क्या इफेक्ट आएगा। हमने कहा कि जो पार्टनरशिप अगर डिसॉल्व हो रही है तो ओनली बुक आपकी चेंज नहीं होगी, क्या होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट नीड नॉट बी क्लोज्ड, कोई बुक को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, ओनली पार्टनर्स चेंजिंग, जो भी पार्टनर चेंज हो रहे हैं तो उन पार्टनर को चेंज कर दो, उनकी जो कंडीशन चेंज हुई उसके अकॉर्डिंग अब लोग अप्लाई करेंगे सारी चीज़ें। फिर बात करते हैं यहाँ पे अगर फर्म डिसॉल्व हो रही तो सारी बुक्स जो है वो क्लोज जाएंगी, और यहाँ पे कोई भी प्रकार का पार्टनर का कोई रिलेशन है नहीं, बुक खत्म, तो सारा हिसाब किताब कर देंगे फटाफट। इसमें सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब आपको में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर बताइए, जब आपका बिजनेस एंड पे हो रहा है या पार्टनरशिप चेंज हो रही है तो उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ का क्या होगा। हमने कहा यहाँ पे पार्टनरशिप का बिजनेस बंद नहीं हो रहा, तो आपके एसेट्स जैसे थे वैसे रखे रहेंगे, लायबिलिटीज जो थी वो वैसी रखी रहेंगी। हाँ, एक चीज हो सकता है कि आपकी जो इसमें गेनिंग होती है या लॉसेस आते हैं उनको जरूर पार्टनर्स के अकाउंट में डाला जाएगा, यानी एसेट्स आर रीवैल्यूएटेड, यानी जो भी आपके एसेट्स हैं उनको रीवैल्यूएटेड किया जाएगा। देखा जाएगा कि 1 लाख वाली मशीन 1 लाख रुपए की है कि नहीं है, अगर वो हो सकता है 1.5 लाख रुपए की होगा तो 50 रुपए का क्या है वो गेन है, उस गेन को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। और लायबिलिटीज जो भी है आपकी उनको भी रियलाइज करा जाएगा, उनको देखा जाएगा लायबिलिटीज कहीं कम तो नहीं हो रही हैं ऑटोमेटिक, या कहीं बढ़ तो नहीं रही हैं। बोले सर लायबिलिटीज ऑटोमेटिक कैसे बढ़ जाती है। हमने कहा बाय द वे कोई हो सकता है कोई व्यक्ति से आपने पैसा ले रखा हो, वो बोल दे हमें नहीं चाहिए, ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो इस कंडीशन में आपको फायदा होता है तो आपके कैपिटल अकाउंट में फायदा दिया जाएगा, वो भी किस रेशियो पे, जो भी आपका पुराना रेशियो होगा उस रेशियो पे। लेकिन अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो यहाँ पे सारे एसेट्स क्या होंगे, सिंपल सी बात है, आपकी फर्म बिक रही है, बंद हो रही है, तो जितने भी एसेट्स होंगे सारे बेच दोगे, और जितनी लायबिलिटीज होगी उनको पहले पे ऑफ करना होगा। अब बोले सर कि हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारा कम पैसा हो, तो कैसे, कोई पार्टनर कहेगा पहले हमारा पैसा दे दो बाद में लायबिलिटी चुकाते रहना, हमें नहीं भाई। इसी के लिए हमने आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी लिखाए हैं कि क्या क्या होता है जैसे जैसे आपकी फर्म का डिसॉल्व होना। अब बात करते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं आप पहले ही कर चुके हो, पढ़ चुके हो, क्योंकि एडमिशन में और रिटायरमेंट में डेथ में सब यही कुछ हुआ करता था, कोई आता था कोई जाता था, कोई आता था कोई जाता था। तो ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप को हम डिसॉल्व कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने फर्म को डिसॉल्व नहीं किया है, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व नहीं किया है, तो सारी कंडीशन जो है वो इसकी अप्लाई होनी है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। फटाफट देखते हैं, इसमें सारी एसेट्स बेची जाएंगी, लायबिलिटीज को चुकाया जाएगा, और जो भी फिर बाद में बचा बैलेंस है वो पार्टनर को दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि पहले पार्टनर को दे दिया फिर इसके बाद लायबिलिटी चुकाए, नहीं भाई। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, हमने कहा पहला नोट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पे आउटसाइड डेप्ट लायबिलिटीज, जो भी आपकी बाहरी लायबिलिटीज होगी, जो क्रेडिटर्स होंगे या आपने किसी से लोन ले रखा होगा, बैंक का लोन होगा, सारी चीज़ें पहले बाहर की चुकानी। पार्टनर को अभी यहाँ पे खड़ा रहना होगा, खड़े खड़े पहले बाहर की लोन चुकवाएंगे, इसके बाद ही वो अपने बारे में कुछ सोच सकते हैं। हमें ठीक है भाई, पहला कंडीशन हो गया। फिर हमने कहा सर ये चुका दिया, इसके बाद क्या होगा, हम फिर देखेंगे सेकेंड पॉइंट में कि कोई अपना ही पार्टनर कुछ एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं दे रखा फर्म को, वो कैपिटल के अलावा एक लोन के रूप में पैसा तो नहीं दिया उसने फर्म को। अगर वो पैसा दे रखा हुआ किसी पार्टनर ने, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि लोन्स एडवांसेस, जो लोन्स एडवांस दिए गए होंगे किसी पार्टनर के द्वारा, तो उनको पहले बिल भी पे ऑफ, उनको पहले पे करिए, इसके बाद आप देखोगे अपने कैपिटल के बारे में जो आपने इन्वेस्ट किया था। अब बोले सर ये चीज़ थोड़ा सा कम समझ में आई। मैंने कहा सर 3 पार्टनर थे, ए बी सी 3 पार्टनर थे, तीनों ने 10-10 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था, यानी कैपिटल लगाई थी। बोले सर जी हाँ समझ में आ गया। लेकिन अचानक आपके फर्म को एक बार 20 हज़ार रुपये की आवश्यकता और पड़ी, तो फिर क्या हुआ, आपको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा था, अचानक सी ने अपने आप को बताया, रिप्रेजेंट किया कि भाई आप लोग परेशान क्यों होते हो, मेरे पास 20 हज़ार रुपये पड़े हुए हैं,
तो मैं उनको दे सकता हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई तुम दे दो, हम तुम्हारा 20,000 रुपये, तुम अलग से दोगे 20,000 रुपये, तो हम उसको पहले तुम्हें पे ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, सी ने अपना कैपिटल तो 10,000 लगाया था, साथ में उसने एडिशनल पैसा भी आपको 20,000 क्या किया है, दिया था। तो सबसे पहले यहाँ पे इन 10,000 को ना ध्यान दे करके पहले इसका 20,000 तो देना होगा ना आपको। तो सेकेंड पॉइंट यही कह रहा है कि लोन्स एडवांस दिया गया है, अगर किसी के पास किसी ने अतिरिक्त पैसा दिया है लोन के रूप में, तो पहले उनको चुकाओगे। हमने ठीक है भाई 20,000 यहाँ पे चुका देते हैं, ये पैसा चुक गया। इसके बाद अगर आपको पैसा बचता है, इसके बाद अगर आपके पास पैसा अभी भी बच रहा है एसेट्स बेचने से जो पैसा आया था ना, उस पैसे में से, तब आप क्या करोगे, बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट विल बी रिटर्न, जो भी उनका बैलेंस हो रहा होगा। अब हो सकता है कि 10,000 लगाए थे 15-15 मिल जाए, 8-8 मिल जाए, 7-7 मिल जाए, जितना मिलेगा उनके कैपिटल के रेशियो में उनको बांट देंगे। बोले सर अभी तो आपने बहुत अच्छा समझा दिया, लेकिन ये चीज़ें हम कब तक लर्न रख पाएंगे। हमने कहा इसके आप लोग नोट्स बना लीजिए और इसको एज इट इज जैसा हमने लिखा है, आपको कहीं ना कहीं 3 नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आपको कुछ नहीं लिखना है, यही 5 पॉइंट एकदम इजीएस्ट वे पे अगर आप लोग लिख के आते हो तो गारंटी मानिए कि आपका कोई एक नंबर भी किसी की हिम्मत नहीं कि काट दे, ये मेरी गारंटी है आपको। तो फटाफट आप लोग अब बात करते हैं कि सर इसमें भी कुछ अकाउंट्स बनाने होते हैं, कैसे हम लोग हिसाब किताब करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे। हमने कहा आपको कुछ नहीं करना, कुछ 4 अकाउंट हैं जिनको आप लोग को ध्यान देना है। वैसे कौन कौन से, जिसमें से आपका अकाउंटिंग प्रोसीजर्स जो कहलाता है, पहला उसमें रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आप लोग एसेट्स एंड लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हो या बेचते हो, लायबिलिटी को चुकाते हो। बोले ठीक है सर। इसके बाद आप सेकेंड अकाउंट बनाओगे, अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा था तो उसके लोन को पे ऑफ करने का। बोले सर आपने बता तो दिया, लेकिन हमें इसके बारे में पता कुछ भी नहीं है, हमें तो पता भी कहाँ से होगा, अभी आपने सीखा ही कहाँ है। आपको सीखना है, तो सीखना है तो थोड़ा सा वेट भी करना होगा। सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस रखना। जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे तो भाई बात मानो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पेशेंस तो रखना ही होगा और पेशेंस के साथ धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना होगा। एकदम से जो चढ़ता है तो वो एकदम से गिरता भी है, लेकिन जो धीरे धीरे से चढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल कर लेता है। इस चीज़ को आप लोग मानकर चलिए। सेकेंड अकाउंट है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आप इसमें बनाओगे, यानी जिस पार्टनर का जितना पैसा था उसको हम लोग क्या करेंगे, पे ऑफ करेंगे। और पे ऑफ करने के बाद क्या बनाएंगे, उसमें देखेंगे फर्म में आप पास कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का बैलेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस चीज़ को भी आप लोग मैनेज करके चलोगे। बोले सर ये 4 अकाउंट हमें पढ़ने पड़ेंगे। जी हाँ, 4 अकाउंट पढ़ने पड़ेंगे। और क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें, मैंने कहा आपको इसके साथ साथ थोड़ी सी जनरल एंट्रियाँ भी सीखनी पड़ेंगी। बोले सर जनरल एंट्रियाँ वो इतनी टफ होती हैं? मैंने नहीं भाई, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस आप एक क्वेश्चन, जो मेरी फर्स्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, यानी इस पार्ट के बाद इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है, आप उसके एक क्वेश्चन लगाइएगा। मैं एस्टिस गारंटी करता हूं कि जिसने एक अकाउंट हमारा लगाया उसको, यानी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन का जो इलस्ट्रेशन है, एक बार आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, सारी एंट्रियां वहीं पे लिखी हुई होंगी, बस आपको उठा करके रखना होता है। वैसे इतनी जी हाँ बिल्कुल इतनी है, गारंटी करता हूँ कि आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो जब तक के लिए आप लोग इतना रिवाइज करिएगा और इसको जरूर याद कर लीजिए। और इसका रियलाइजेशन अकाउंट कैसा होता है, आप रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट होता क्या है आपको बता दें। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का मतलब होता है कि आप सारे एसेट्स को सेल कर रहे हो और लायबिलिटीज़ को जो है वो पे ऑफ करने वाले हो। तो इसके पहले हम एक पार्ट बना चुके हैं, जिसने उसको नहीं देखा है तो फटाफट से आप जाइए, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देखिए। तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में करना क्या होता है, हमने कहा कि आपको एक बैलेंस शीट दे रखी होती है। बैलेंस शीट मतलब कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए ये आपका लायबिलिटी साइड का पोर्शन है, ये आपका एसेट साइड का पोर्शन होगा। अब जितना भी इसमें एसेट्स दे रखा हो, यानी कैश को छोड़ के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दे रखा है तो उसको छोड़ दीजिएगा, और इसमें अगर कोई पार्टनर का लोन दे रखा है तो उसको छोड़ दीजिएगा। बाकी जितने फर्नीचर मशीनरी सारी आप पहले इस तरफ लिख दो, टू एसेट्स यानी मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग सारी चीजें इसमें लिख देना है डेबिट साइड में।
फिर आपको करना क्या है, इस साइड आपको पार्टनर्स कैपिटल दे रखा होता है, रेयर बैंड छोड़ के ये सब चीज़ छोड़ देना है। सिर्फ जो आउटसाइड लायबिलिटीज़ लगती है, जैसे कि क्रेडिटर्स होते हैं, बिल्स पेबल होते हैं, इन सब चीज़, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, ये सब चीज़ें आपको इसमें रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में रख देनी है बाई ऑल लायबिलिटीज़, ठीक है ना। लेकिन आप याद रखिएगा कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस और रियल और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को छोड़ देना है, जो कि आपको लायबिलिटी साइड में लिखा रहता है। बोले ठीक है सर। फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा इस तरह तुम्हें डेप्टर्स भी मिलता है, तो डेप्टर्स तुमने इस तरफ लिख दिया, लेकिन आपने देखा होगा कि डेप्टर्स में यहाँ पे लेस करके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट भी लिखा रहता है। अब इसको कहाँ ले जाओगे, हमने डेप्टर्स का जो अमाउंट था आप पूरा पूरा लिख दीजिए इस तरफ, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट होता है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, इतना कर दिया। फिर आप क्या करोगे, इतना आपको सबसे पहले कर लेना है बिना किसी से कुछ पूछे, क्वेश्चन से भी नहीं पूछना है कि हम तुम्हें करें कि नहीं करें, बोले तुम अब शांत बैठे रहो, हम तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं। आपने यहाँ तक इतना कर लिया होगा। फिर आपको क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन रीड करोगे, क्वेश्चन बताएगा कि आपने लायबिलिटीज को पेड ऑफ कर दिया है, 10% आपको डिस्काउंट मिल गया है, पूरा पे किया है, वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे दिया। यानी आपको बता दें कि सपोज मान लीजिए आपकी लायबिलिटीज थी 40,000 रुपये की, ये 4,000 रुपये की। अब 4,000 रुपये की लायबिलिटीज थी, तो 4,000 में अगर पूरा पूरा पे कर रहा है तो यहाँ पे लिख दीजिए टू बैंक या कैश, जो भी कह रहा होगा कि बैंक से पे किया तो बैंक से, और पेड लायबिलिटी 40,000। हो सकता है 4,000 में उसको कुछ डिस्काउंट मिल गया हो, यानी उसने 3500 बस पे किया हो, तो आप यहाँ पे सिर्फ जितना पे करोगे उतना ही अमाउंट लिखना है। ऐसे ही होता है एसेट्स का, यानी लायबिलिटीज इस तरफ लिखा था, उसको पे किया तो यहाँ से पे किया। अब एसेट्स यहाँ लिखा है, इसको जब भी पैसा बेचो, यानी एसेट्स बिकेंगे तो पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो जितना भी एसेट्स से पैसा आ रहा है उसमें भी कम ज़्यादा हो सकता है। एसेट्स हो सकता है 1 लाख की मशीन आपकी 1,20,000 की बिक जाए, या 1 लाख की मशीन आपकी 80,000 रुपये की बिक जाए। तो आपको बिल्कुल भी सोचना संकोच कुछ भी नहीं है, जितने का वो बिक रहा है एक्चुअल में उतना अमाउंट आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए बाई कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एसेट्स। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एसेट्स जितना भी आएगा आप फटाफट उसको कर लीजिएगा। आपने इतना कर लिया, यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा वो आपने फिल कर देना है। फिर बाय द वे हो सकता है कि इतनी कंडीशन आपको बहुत नॉर्मली समझ में आ रही होंगी। फिर करना होता क्या हो जाता है कभी कभार क्वेश्चन में कि कोई लायबिलिटीज एक पार्टनर कह देता है कि भाई इसको आप कैश मत दीजिए, मैं इसको दे दूंगा। तो हमने क्या करना है, अगर पार्टनर दे रहा है तो हमने कहा कि यहाँ पे टू बैंक करके वो ना लिखिए, जितना बैंक से दिया है उतना लिख दीजिए, और जो पार्टनर देने के लिए गारंटी कर रहा है तो पार्टनर के यहाँ पे टू पार्टनर, उस पार्टनर का परफेक्ट नाम लिखिए कि एक्स है कि वाई है कि जेड है, जो कह रहा है, और उसमें लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर यहाँ पे भी लिखोगे, और इसके साथ साथ उसके कैपिटल अकाउंट जो बनाते थे ना वहाँ भी ट्रांसफर कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखो जरा, पार्टनर के टू करना है, टू का मतलब है कि यहाँ पे ध्यान देना है कि पार्टनर ने इसको लायबिलिटीज देने के लिए एक तरह से देखा जाए तो क्या किया है, अपने आप को समझा दिया है कि मैं इसकी लायबिलिटीज दे रहा हूं, तो इसको यहाँ पे पार्टनर्स के उसमें भी ट्रांसफर कर देना होगा हमें। ठीक है सर, इसको पार्टनर्स कैपिटल में कैसे करेंगे, क्योंकि आप बस इस फॉर्मेट को बस समझिए, और जैसे ही हम एक फर्स्ट क्वेश्चन करने जाएंगे उसमें आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित मिल जाएंगी। वो ठीक है। फिर क्या करना होता है कि ऐसे ही एसेट्स होता है, कोई एसेट्स होता है, पार्टनर बोलता है कि इसको आप बेचो नहीं, इसको मुझे दे दो, तो हमने कहा तो मिले जा रहा, तो उसका पैसा चाहिए, तो बोले ठीक है हम अपने तुम्हारे कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। तो यहाँ पे जैसे एसेट्स बेचते थे तो पैसा मिलता था, तो यहाँ बाई बैंक लिख दिया करते थे, लेकिन यहाँ पे अगर पैसा नहीं मिला तो उस पार्टनर का नाम लिख देंगे कि एक पार्टनर है जो कि पैसा नहीं दिया है लेकिन उस एसेट्स ले गया है, तो उसको हमने ध्यान देना है कि बाई पार्टनर का नाम लिखोगे, और जो भी एसेट्स की वैल्यू है उतना जितना ले गया है उतना हिस्सा यहाँ पे अमाउंट लिख देना होगा। बोले ठीक है सर, हो गया। अब आता है कि इसके ज़्यादा थोड़ी दो तीन से एडजस्टमेंट छोटे छोटे से और होते हैं, और उनको निश्चित तौर पे आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो तभी आपको सारा कुछ लिख दूंगा। मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी सारी चीज़ें याद एक साथ हो पाएंगी। तो भाई ठीक है, हमने कहा अब इतने बैलेंस करना आता है, आप इतनी चीज़ें नॉर्मली बेसिक चीज़ें इतनी ही हैं। अब इसके अलावा 2-3 चीज़ें और होंगी तो वो छोटे छोटे से एडजस्टमेंट हैं, और उसको आप इस फॉर्मेट के माध्यम से मत समझें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप इसको बैलेंस करिएगा। ध्यान रखिए ये बैलेंस में अगर इस साइड सपोज पैसा तुम्हारे पास ज़्यादा आ रहा होगा तो बैलेंस इस तरफ आएगा, नहीं एज अ प्रॉफिट, और सपोज आपकी लायबिलिटी ज़्यादा होंगी, आपने पे ऑफ ज़्यादा कर दिया होगा तो बैलेंस फिर इस तरफ का आएगा। तो जैसे ही बैलेंस आता है तो आप ये सारा पैसा पार्टनर्स के
उसमें यानी आपको पहले इसके बाद एक लोन अकाउंट बनाना होता है। लोन अकाउंट का मतलब है कि आप फटाफट पहले यानी जो आउटसाइड लायबिलिटीज थी वो आपने यहीं से चुका दी है, ठीक है, यहाँ से चुका दी है सारी लायबिलिटीज। और जो पार्टनर्स का एक एक्स्ट्रा अमाउंट लोन का रहता है फिर उसका अकाउंट बनाओगे, यानी पार्टनर्स का जो एडिशनल लोन था उसको चुकाओगे और फिर इसके बाद ही आपके पार्टनर्स के कैपिटल बनेंगे। बोले सर कुछ समझ में तो आया लेकिन कुछ हाफ नहीं आया। हमने कोई बात नहीं, आप फटाफट एक क्वेश्चन देखिए जो कि आपके साइड में शो हो रहा होगा, बैलेंस शीट शो हो रही होगी, क्वेश्चन शो हो रहा होगा। इसमें करना क्या था आपको कि जनरल एंट्रीज बनानी है और रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, और बता रहा है कि सारी जो चीज़ें हैं इसमें मेन जनरल एंट्रीज ही बनानी है। अब जनरल एंट्रीज बनानी तो है लेकिन जनरल एंट्रीज तो हमने बताई नहीं तुम्हें, फिर क्या करोगे? हमने कहा कि तुम सबसे पहले कुछ भी कह रहा है तुम अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। हमने ठीक है चलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं। पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए फॉर्मेट आपको याद ही है, वही बनता है फॉर्मेट। लो भैया हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना शुरू कर दिया, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब फटाफट देखिए कि उस बैलेंस शीट में आपको क्रेडिटर्स कितना दे रखा है। हमने कहा जो भी जितनी भी क्रेडिटर होगी बाय क्रेडिटर्स, यानी आपकी ऑल लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स बस है, कैपिटल अकाउंट पार्टनर के दे तो रखे हैं लेकिन उसको लिखना नहीं होता। ये अमाउंट दे रखा है 20,000 रुपए का, आप इसको 20,000 को यहाँ पे एस्टेस लिख लीजिए। फिर आपको देखना है एसेट साइड में, एसेट साइड में आपको दे रखा है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक को हमने कहा था छोड़ देना। फिर आपको दे रखा है डेप्टर्स, डेप्टर्स आप लोग लिख लीजिए कितना है डेप्टर्स इसमें। डेप्टर्स आपको मिल रहा है 40,000 रुपए का, कितना है 40,000 रुपए का, तो यहाँ पे लिखिए टू डेप्टर्स, 40,000 का डेप्टर्स हो गया। हमने क्या एसेट्स भी लिख लिया, डेप्टर्स हो गए। और डेप्टर्स में एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट दे रखा है वो है 1,800 रुपए का, तो आपको बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इस तरफ लिख देना है जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बता रखा था। बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना है 1,800 रुपए का है, इसको आप यहाँ पे एस्टेस लिख दीजिए। फिर देखा कि एसेट्स में डेप्टर के साथ साथ स्टॉक्स भी हैं, टू स्टॉक है, टू मशीनरी है, फिर टू लैंड एंड बिल्डिंग है। जितनी भी चीज़ें थी सारी आपको यहाँ पे कॉपी कर लेनी है। और 54,800 यानी 54,800 इसका है, 40,000 40,000 इसका है, 120 यानी 1,20,000। ये सारे अमाउंट हमने लिख लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर आपको करना क्या है, क्वेश्चन में दे रखा होगा पार्टनर्स डिसाइड टू, अब देखिए हमने यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक हमने कहीं कुछ पढ़ा नहीं है क्वेश्चन में, आपको बैलेंस शीट देखा हमने फटाफट अमाउंट फिल कर दिया। फिर आपको क्या था, स्टॉक्स को दे रखा कि जो भी एसेट्स रिलाइज हो रहे हैं उसमें बताया कि स्टॉक 45,000 का रिलाइज हो रहा है, तो हमने क्या किया सारे स्टॉक को तो यहाँ लिखेंगे बाई बैंक, ये कैश जो भी आपको इसमें मिलेगा बैलेंस शीट में, हमें क्या मिल रहा है बैंक मिला तो बैंक ही लिखेंगे, क्योंकि आप बैलेंस शीट देख रहे कि हमें बैंक दे रखा बैलेंस साइड बैंक यानी कैश साइड बैंक दे रखा है, तो हम यहाँ पे बाई बैंक लिखेंगे। और आपको एक एक चीज रियलाइज करते हैं फटाफट। इसमें दे रखा है कि स्टॉक जो थे वो रियलाइज हुए हैं 45,000 के, यानी हमने 45 यहाँ पे लिख दिया। मशीनरी जो है आपकी 20% लेस देन बुक वैल्यू, मशीनरी कितनी की 40,000 की है, और 40,000 की मशीनरी अगर 20% कम में बिकी है, इसका मतलब 40,000 का 20% होता है 8,000 रुपये, और 40,000 में 8,000 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 32,000, यानी 32,000 की मशीन आपको बिकी है। अब ठीक है सर, इतना हो गया, आगे क्या करेंगे। फिर हमने देखा है डेप्टर्स जो है वो 35,000 रुपये के आपको मिलने हैं, यानी डेप्टर्स यहाँ लिखोगे, डेप्टर्स कितने के 35,000 रुपये के, ठीक है। इसके बाद फिर आपको देखा लैंड एंड बिल्डिंग जो है तो कह रहा है 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू, 30,000 यानी ज़्यादा बिक रही है, यानी 1,20,000 की है, तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 और ज़्यादा बिक रही है, तो इसका कितनी बिकेगी 1,50,000 रुपये की बिक जाएगी। हमने सर इतने में इस चारों चीज़ें आपकी जो है इसका हिसाब किताब आपको ये कुछ मिला है, हमने कहा इसको ऐड कर लो और जितना आएगा ये आपका बाई बैंक में बैलेंस आ जाएगा। नहीं आप इसके सामने लिख सकते हो कितना आ रहा है ये, हमने देखा कि 2,62,000 रुपये का सामान बिका आपका पूरा, 2,62,000
यानी 262,000 में आपका सारा सामान बिक गया है। फिर कह रहा है ये तो हो गया इसके लिए, हमने सारे एसेट्स बेच दिए। हमने एसेट्स बेचने के बाद आपको क्रेडिटर्स भी तो चुकाने होंगे, तो क्रेडिटर्स के लिए कह रहा है टू क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस। जो आपके क्रेडिटर्स है वो कह रहे हैं कि हम भैया चुका दो, लेकिन 5% कम करके चुका दो, लेकिन हमें पैसा चुका दो। हमने 5% कम अभी ले लो तुम। तत्काल टू बैंक किया, यहाँ पे लिख दिया क्रेडिटर्स। अब कितना है 20,000 का 5% निकालिए, 20,000 5% निकालोगे तो लगभग कितना होता है ये आपका, ये अमाउंट आएगा 1,000 रुपये। अब 1,000 कम चुकाना है, अभी 20,000 का 5% सबको आना चाहिए भाई ये चीज़ें। अब थोड़ा सा आप लोग स्मार्ट बन जाइए। 2 पंचे 10, 2 5 10 और 2 0, ठीक। यहाँ पे अब सोचिए कि 20,000 के क्रेडिटर्स हैं, वो 5% लेस में सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमने कहा 1,000 इनका 5% होता है, अगर 20,000 से 1,000 माइनस कर दो यानी 19,000 देना पड़ेगा, 19,000 आपको पैसा देना पड़ेगा। हमने ठीक है ले जाइए। फिर हमने देखा कि कुछ और कह रहा है क्वेश्चन, फिर बोल रहा है कि इस रियलाइजेशन को बनाने में जिससे भी इसको हमने कराया उसने कुछ खर्च आए थे। हमने खर्च भी आए हैं, हमने के खर्च तो पे करने होते, हमने पे करने वाली चीज़ें सारी इसी तरफ लिखते थे। टू बैंक लिख दोगे रियलाइजेशन ऑन एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, 1,200 रुपये का एक्सपेंसेस आ रहा है, ठीक है। अब 1,200 रुपये का एक्सपेंसेस आया है, इसका मतलब है कि आपको यह पैसा जो है खर्च में दे दिया है, जिससे हमने ये अकाउंट्स बनवाया है। सारी चीजें हो गई, हमारा फर्म डिजोल्व हो चुका है। हम फटाफट देखते हैं कि हमारे पास कितना पार्टनर्स का पैसा बचेगा जो हम पार्टनर्स को देंगे हमें, ठीक है। इसको बैलेंस किया तो लगभग इसमें बैलेंस करने में 2,83,000 रुपये 800 का बैलेंस आ रहा है। 2,83,800 का बैलेंस आ रहा है। इसमें जो भी प्रॉफिट हुआ है टू प्रॉफिट, ये बैलेंसिंग फिगर से आ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, ठीक है, इसको बैलेंसिंग फिगर से निकाला गया है। ये कितना आ रहा है आपका, इसको निकालोगे तो 8,800 निकल आएगा। बैलेंसिंग फिगर सबको निकालनी आती होगी। अब इसको क्या करोगे, जो भी इनका रेशियो रहा होगा 3 और 2 का, ए और बी पार्टनर को 3 और 2 के रेशियो में क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। यानी 5,280 रुपये इसको मिल जाएंगे और 3,520 रुपये इसको मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और इजी क्वेश्चन के साथ साथ आपको समझना था कि इसमें बेसिक्स कैसे स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन का। और आपको ध्यान देना है कि जैसे जैसे आप इसके क्वेश्चन जानते जाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ नया एडजस्टमेंट आता जाएगा। मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन बहुत बेसिक्स वाले कराने वाला हूँ, फिर इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे यानी लगभग सेकेंड पार्ट में ही वो इन्वॉल्व होंगे, सेकेंड या थर्ड पार्ट में। तो आपको ध्यान देना है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे तो आप उनको बेसिक्स एक एक चीज़ आप लोग रिकॉर्ड जरूर करिएगा। और ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं आपकी बुक्स में भी तो आप उनको एक बार सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिए। और तब भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मुझे जैसा ही टाइम मिलता है, वक्त मिलता है, मैं आपको उसके रिस्पॉन्स देने की 100% यानी 100% कोशिश करता रहता हूँ और करूँगा भी। तो जैसा अगर आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक करके जाएं और अपने दोस्तों को जरूर बताएं, जिससे इस वीडियो का थोड़ा सा और बच्चों को भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। तो आज के लिए इतना ही।